और खबरों की शुरुआत करेंगे यूपी से, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने मेरठ में दाखिल होने से रोक दिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एहतजाज के दौरान मेरठ में हलाकशुदगान के अहल खाना से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। थैंक यू सो मच सर। तो नाज़रीन, आप लगातार देख रहे हैं बराह रास्त तस्वीर के यूपी पुलिस ने दोनों को करतारपुर में ही रोक दिया। पुलिस ने शहर में दफ़ा 144 के निफाज का हवाला दिया। पुलिस कार्रवाई के बाद राहुल और प्रियंका दिल्ली लौट गए। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ मेरठ में जो एहतजाज हुआ था, एहतजाज ने तशद्दुद का रुख इख्तियार कर लिया था। इसी दौरान 6 अफराद हलाक हो गए थे। कि हमें नहीं जाना है। नवीन चुप होने दे बात। ओके, ठीक है। हमने पुलिस वालों से हाथ बाहर कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। आपके पास कोई ऑर्डर? हम सुन नहीं पाएंगे, आप बोलेंगे तो। आपके पास कोई ऑर्डर है? हाथ बाहर। उन्होंने हमें कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, मगर उन्होंने कहा कि आप प्लीज। ओके सर। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर दिल्ली में मरकजी वजारत दाखिला की अहम मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल, फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत, CRPF के DG दाखिला सेक्रेटरी, IB चीफ के अलावा सीनियर ओहदेदार मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल GC मुर्मू, DGP दिलबाग सिंह भी इस मीटिंग में शामिल हैं। शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज अब अवामी तहरीक में तब्दील होता जा रहा है। मुल्क के तूलो अरज में शहरियत कानून के खिलाफ सियासी, समाजी और मिली तंजीमें एहतजाज और मुजाहरे कर रही हैं और हुकूमत से कानून को वापस लेने का मुतालबा कर रही हैं। आज भी दिल्ली के मंडी हाउस से जंतर मंतर तक एहतजाज की कॉल दी गई है, जिसमें मुख्तलिफ शुबहात से जुड़ी आम और ख़ास शख्सियात शिरकत कर रही हैं। एहतजाज के पेश नज़र मंडी हाउस में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज में जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई पुलिस कार्रवाई से शिद्दत आई। देखते ही देखते कई तंजीमें और इदारे पुलिस कार्रवाई की मजम्मत करते हुए आगे आए। शिया मजहबी रहनुमा मौलाना कल्ब सादिक ने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि वो अपनी लगाम मुसलमान सियासी रहनुमाओं और मौलवियों के हाथ में ना दें। मौलाना कल्ब सादिक ने कहा है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो सेकुलर मिजाज हिंदू भाइयों के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को मुल्क के लिए काम करना चाहिए, किसी खास मजहब के लिए नहीं। मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक भी नहीं होनी चाहिए। मौलाना कल्ब सादिक ने कहा, अमन व अमान कायम रखने की जिम्मेदारी हुकूमत और शहरियों दोनों पर आयद होती है। कानपुर के यतीम खाना चौराहे पर हुए तशद्दुद मामले में 31 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। MIM यूथ जिला सदर समेत 31 नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 1200 नामालूम अफराद के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। इन अफराद पर एहतजाज की आड़ में सरकारी कामकाज में रखना डालने का इल्ज़ाम है। इन पर पुरअमन माहौल में रखना डालने का भी इल्ज़ाम है। कानपुर के कर्नलगंज थाने में इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। तमिलनाडु के कई इलाकों में भी एहतजाजी मुजाहरे देखे जा रहे हैं। DMK की जानिब से चेन्नई में भी एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान CAB को वापस लेने का मुतालबा किया गया, लेकिन अब पुलिस ने एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने तमिलनाडु में 8000 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है। DMK के सदर MK स्टालिन के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। स्टालिन पर पुलिस की इजाज़त के बगैर कानून के खिलाफ एहतजाजी रैली करने का इल्जाम है। दिल्ली BJP के सदर मनोज तिवारी के घर पर आज बड़ी तादाद में लोग शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचे। गैर कानूनी बस्तियों को कानूनी बनाने और NRC और CAA की हिमायत में लोग यहां पहुंचे थे। इन लोगों का कहना है कि BJP और मोदी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, इसी वजह से हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करने यहां आए हैं।
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जहां देश भर में बवाल मचा हुआ है, कोने कोने से हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के घर पर सैकड़ों मुस्लिम लोग उनका धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं। जिस तरीके से रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए धन्यवाद रैली की गई, उसके बाद तमाम जो लोग हैं यहाँ पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं। जिस तरीके से अनाधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक मिला और जो CAA को लेकर तमाम तरीके की जो डाउट थे, वो डाउट कहीं ना कहीं साफ हुए हैं। CAA और NRC को लेकर जो लोगों को अभी तक नहीं पता था, उसके बारे में पता लगने के बाद यहाँ धन्यवाद करने के लिए आए हैं। महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर पुरुष भी नजर आ रहे हैं, तो हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं। आप यहाँ पर आई हैं, क्या कहना चाहती हैं? हाँ, खुश हैं, समर्थन में ही है। खुश हैं। तो यहाँ आज धन्यवाद करने आए हैं? धन्यवाद करने आए। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? हम भी खुश हैं, धन्यवाद करने आए। धन्यवाद करने आए। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर आज आए हैं धन्यवाद करने के लिए? हाँ जी, धन्यवाद करने के लिए आए। क्या कहना चाहते हैं? और मोदी जी को समर्थन करने के लिए आए। मोदी जी को समर्थन करने के लिए। लेकिन CAA को लेकर तो देश में जिस तरीके की हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, जिसलिए ये बता, हिंसा की इतनी तस्वीरें आ रही हैं, लड़ाई झगड़े और ये सब हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैडम कुछ भी नहीं, जो कर रहे हैं ठीक ही है फिलहाल तो। नहीं, हिंसा हो रही है वो सही है? हिंसा तो बस क्या कर रहे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है हिंसा ठीक है जो हो रही है? नहीं, जो मोदी जी कर रहे हैं फिलहाल तो ठीक ही है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो CAA को लेकर जो नागरिकता संशोधन कानून आया है उसको लेकर कुछ लोग बवाल कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? नहीं, बवाल तो करना नहीं चाहिए, फिलहाल शांति बैठना चाहिए उन्हें। कुछ और भी पीछे आप लोग देख रहे हैं, उन्हीं लोगों से हम बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। CAA के बारे में जानते हैं? नागरिकता संशोधन कानून जो आया है नया, नहीं जानते हैं? अच्छा, इसको लेकर कुछ लोग बवाल भी कर रहे हैं, हिंसा भी कर रहे हैं, वो कहाँ तक जायज है? वो तो बहुत दूर तक जायज है, सब पूरे देश में जायज है। नहीं, लड़ाई झगड़ा होना चाहिए? नहीं, आप तो कह रहे हो जायज है? ना, लड़ाई झगड़ा तो और कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। मुल्क भर में शहरियत कानून के खिलाफ और हक में मुजाहरे जारी हैं। इसी बीच पुंछ में एक पाकिस्तानी खातून को हिंदुस्तानी शहरियत दी गई है। खतीजा परवीन नामी खातून को 36 साल के लंबे इंतजार के बाद हिंदुस्तानी शहरियत दी गई। DC पुंछ राहुल यादव ने खतीजा परवीन को शहरियत का सर्टिफिकेट उनके हवाले किया। हिंदुस्तानी शहरियत मिलने से खतीजा और उनके अरकान खाना बेहद मसरूर हैं और उन्होंने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान में पैदा हुई खतीजा परवीन की शादी 80 की दहाई में पुंछ के रहने वाले ताज मोहम्मद से हुई थी। तब से ही वो यहाँ वीज़ा पर रह रही थी। खतीजा और ताज मोहम्मद को 2 बेटियां और 1 बेटा है। खतीजा के मुताबिक साल 2000 में उन्होंने शहरियत के लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल की थी, ताहम अभी तक उन्हें कई रुकावटों का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने हिंदुस्तानी शहरियत के मुंतज़िर दीगर अफराद को भी शहरियत देने की हुकूमत से अपील की है। बहुत खुशी हुई है, मुझे नेशनलिटी मिल गई है, तो बहुत अरसे के बाद मिली है। हम बहुत खुश हैं, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। बहुत परेशानियां आती थी, कभी वीज़ा ख़त्म, कभी पासपोर्ट की डेट ख़त्म, कभी कुछ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत खुश हैं। बाकी लोग हैं जो आपकी तरह बाकी लोगों ने भी अप्लाई करा? हाँ, उनको भी मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह मिलेगी। जो शादीशुदा लोग हैं उनको तो नेशनलिटी मिलेगी। मेरी शादी हुई थी 80 में और मैंने अप्लाई किया था 2000 में, तो आज मुझे नेशनलिटी मिली है। मैं आज वो इसका इजहार करना कि खुशी की कोई इंतहा नहीं। मैं ही नहीं, मेरा पूरा कुंबा, मेरा पूरा ख़ानदान, यहाँ के नहीं बल्कि जो हमारे इनलाज मेरे पाकिस्तान में सभी बहुत खुश हैं। तो मैं इसका इजहार लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता हूँ। और मैं खुसूसन अपनी जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है, सेंटर की गवर्नमेंट है और जो हमारी एजेंसीज हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज नेशनलिटी मिली है 20 साल के बाद। उसके बच्चे, यहाँ 2 बच्चियाँ हो गई, उसको 1 बच्चा हो गया, यहाँ पे रह रहे हैं, इलाज पजीर कर रहे हैं, यहाँ भी रह रहे हैं। तो आज तो इतनी पूरा खानदान हमारा खुशी से मसरत से झूम रहा है कि एक नेशनलिटी, एक हमें सिटीजनशिप मिल गई है, तो अब आगे जो प्रोसेस हो वो चलेगा। तो ये पूरा खानदान में समझता हूँ, पूरा पुंछ और पूरे लोग जो हैं वो इसमें हमारे साथ हैं। उनका भी शुक्रिया, लोगों का भी शुक्रिया कि जिन्होंने ये सुना और बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, जम्मू से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये उन्होंने भी हमें मुबारकबाद दी है। तो हमें एक पूरा खानदान जो है खुशी में डूबा हुआ है।
हेमंत सोरेन की जीत के बाद उनके अहले खाना में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। उनके बच्चे और अहलिया का कहना यही है कि पिछले 2 महीने से सफ़र पर थे, लेकिन किसी भी निशाने को पाने के लिए इतनी मशक्क़त तो करनी ही पड़ती है। हेमंत सोरेन और उनके अहले खाना से हमारे न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने बात की। शानदार जीत के साथ हेमंत सोरेन अब इस प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वो हमारे साथ हैं और साथ में है उनकी पूरी परिवार। अगर देखें तो इस प्रचंड बहुमत में क्या फार्मूला था, कौन सा मंत्र था? आपने सोचा था कि ये जो जीत है, ये इस तरह के शानदार जीत मिलेंगे आपको? नहीं, बिल्कुल हमें उम्मीद था, उम्मीद क्या बहुत पूरा भरोसा था कि इस बार इस भाजपा के किला को ध्वस्त किया जाएगा। और इसके लिए हम लोगों ने लोकसभा चुनाव से ही रणनीति इस विधानसभा को लेकर मैंने बनाना प्रारंभ कर दिया था। और समय बीतता गया, रणनीति को हम लोगों ने धरातल पर और भी उसको मैच्योर करते हुए उसको धरातल पर उतारा। और आज नतीजा बिल्कुल, मैं शुरू से ही आश्वस्त था। तो ये जो आम जनता है जिसकी अपेक्षाएं आपसे होंगी, आपने कई वादे किए होंगे, ये उनको उन वादों पे, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, ये चुनौती आपको याद होगा 2014 के कुछ महीने हमने सरकार चलाए और मुझे उसका अनुभव भी है और मुझे विश्वास है कि पूरी मजबूती के साथ राज्य की आकांक्षाओं पर हम लोग खरा उतरेंगे, ये सरकार खरा उतरेगी। जब आप ताबड़तोड़ यात्रा कर रहे थे तो लगातार बड़ी थकावट वाली, सवेरे आप 10 बजे निकल जाते थे, रात में 11 बजे लौटते थे। इतना जो ताकत है, जो इंस्पिरेशन है, वो कहां से मिला करता था? देखिए, हालांकि उस समय थकावट तो नहीं मुझे लगा, लेकिन आज जरूर थकावट सा लग रहा है। ये देखिए, नितिन जो है वो बहुत गौर से आपको देख रहा है। 2 महीने तक पापा समय दिए? नहीं, ज्यादा तो नहीं थे घर में। ज्यादा घर पापा को मिस करते थे आप? हाँ, बहुत। अब विशु, पापा को बहुत मिस करते थे? हाँ। तो पापा को क्या फोन से बात होती थी या चौपर पे होते थे? फोन से सिर्फ बात नहीं होती थी। नहीं होती थी। तो 2 महीने के बाद पापा फिर आए, आज फिर मेहनत इन्होंने किया, फिर रात में जगे हुए हैं, तो आप लोगों को समय मिलता उतना? हाँ। बहुत होशियारी से जवाब दे रहा है, पापा के बारे में कोई भी शिकायत नहीं कर रहा है। चूंकि जो जिम्मेदारियां थी, अगर हम हेमंत सोरेन की बात करें, ये लगातार बाहर में यात्रा कर रहे थे और ताबड़तोड़ यात्रा कर रहे थे, लेकिन घर की पूरी जिम्मेदारी इनकी जो जीवन संगनी है कल्पना सोरेन, वो पूरा उनके जिम्मे थी। अगर कल्पना जी ये 2 महीने तक लगातार बाहर रहे, कोई शिकायत? शिकायत कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सफर जो हमारा है ये पहले से ही है कि इस सफर में अगर घुसे हैं तो परिवार थोड़ा पीछे ही रहता है, पहले पीछे ही रहता है, बाद में सब जनता आती है। और जो भी इन्होंने अपना एक लक्ष्य के तौर पर में आगे अपने आप को बढ़ाया है, तो उसके लिए तो कुछ चीजों को छोड़ना जरूरी है। तो ठीक है, हम लोग तैयार रहे थे। इनकी अगर हम पूरी दिनचर्या की बात करें, कैसे शुरुआत इनकी होती? देर से सोना और जल्दी उठ जाना, और उठते ही बच्चों को देखने के बाद बस वो जो पेपर से घुसे, उसके बाद तो वो दुनिया फिर अलग हो जाती है। इस प्रदेश को भी आपने बहुत नजदीक से देखा है जी। आप मंत्रणा भी करती होंगी, कुछ बात भी होती होगी, क्या इनके लिए आपकी तरफ से मैसेज होगा? जिस उम्मीद से लोगों ने और जनता ने इनको चुना है अपना पूरा साथ दे करके, उस उम्मीदों पर ये खरा उतरे, यही मेरी मतलब अपेक्षाएं हैं। और शुभकामना मैं देना चाहती हूं कि इसके साथ साथ इन्होंने जिस तरीके से अब सब लोगों को अपने मतलब सब लोगों के दिल में घुस गए हैं, तो ये हमेशा ये प्रेम बना रहे और हमेशा इनके लिए लोगों की तरफ से हमेशा दुआएं निकलें। विशु, आप बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे आज कि पापा साथ में सोते हैं। तो इस क्रिसमस में और नए साल में, चूंकि अब 8-10 दिनों के बाद आपकी सरकार बनते ही नववर्ष का यहाँ पे आगमन होगा, तो पूरे जो आम जनता आपकी है झारखंड की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत संक्षेप में। आज क्रिसमस मनाने वाले सभी भाई बहनों को मैं हमारे क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं अपनी
और अपने परिवार की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से देना चाहूंगा। हम बात कर रहे थे हेमंत सोरेन उनके परिवार से। हालांकि अब इनकी परिवार की अगर बात करें तो इनकी मजबूरी आप समझ सकते हैं। बच्चे हैं, इनको भी समय चाहिए, लेकिन इनको गर्व है कि इनके जो पिता हैं वो प्रदेश की एक बड़ी जिम्मेदारी को संभालेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं राजेश तोमर, न्यूज़ 18 रांची। इस वक्त की अहम खबर, निर्भया के मुजरिमों के वकील एपी सिंह का जवाब। तिहाड़ जेल इंतजामिया को वकील एपी सिंह ने जवाब दिया है। वकील एपी सिंह ने कहा है कि 3 मुजरिमों की तरफ से अभी क्यूरेटिव अर्जी दाखिल करनी है। क्यूरेटिव अर्जी खारिज होने के बाद रहम की दरख्वास्त दाखिल करेंगे। तो निर्भया केस से जुड़ी अहम खबर, निर्भया के मुजरिमों के वकील एपी सिंह का जवाब। तिहाड़ जेल इंतजामिया को वकील एपी सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि 3 मुजरिमों की तरफ से अभी क्यूरेटिव अर्जी दाखिल करनी है। क्यूरेटिव अर्जी खारिज होने के बाद रहम की दरख्वास्त दाखिल करेंगे। एक और अहम खबर, मरकजी काबीना ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के काम को हरी झंडी दिखा दी है और इस सिलसिले में आज मरकजी काबीना की अहम मीटिंग भी मुनक्किद की गई। एनपीआर को अपडेट करने का अमल आइंदा बरस 1 अप्रैल से शुरू होगा। एनपीआर अपडेटिंग के अमल में आसाम को शामिल नहीं किया गया। आसाम को छोड़कर मुल्क की दीगर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में ये अमल अप्रैल से सितंबर के बीच जारी रहेगा। इस अमल के तहत आम शहरियों की गिनती की जाएगी। एनपीआर के तहत आम शहरी से मुराद ऐसा शख्स है जो किसी इलाके में 6 महीने या इससे ज़ायद अरसे से रह रहा हो या आइंदा 6 महीने या इससे ज़्यादा इस इलाके में क़याम का उसका इरादा हो। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी अनूप गुप्ता। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई है इसमें एनपीआर को लेकर काफी अहम फैसला लिया गया, क्या कुछ तफसीलात? नहीं, बिल्कुल देखिए, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इसमें जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है एनपीआर अपडेशन के प्रोसेस को शुरू किए जाने का, जिसपे जो बजट एलोकेशन था उसको अप्रूवल दे दिया गया है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जो अधिसूचना जारी की गई थी जुलाई में, अब उसको आगे बढ़ाया जाएगा और अगले साल अप्रैल से इसका जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा, सितंबर तक पूरा हो जाएगा। सेंसस के साथ साथ अब एनपीआर डेटा भी रिलीज किया जाएगा सरकार की तरफ से और ये जो पूरा प्रोसेस चलेगा उसमें सभी नागरिकों से उनके बारे में जानकारी ली जाएगी। सभी तरह की जानकारी, आर्थिक हो या शैक्षणिक जानकारी हो, ये सभी तमाम जानकारियां जो है इस रजिस्टर्ड डेटा में जो है वो लिया जाएगा और उसको सरकार आगे जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की जो नीतियां हैं वो कैसे उन तक पहुंचे इसके लिए इस रजिस्टर का उपयोग किया जाएगा। जी अनूप, आसाम को इसमें शामिल नहीं किया गया है, उसके अलावा पूरे मुल्क में ये अपडेशन का काम जो है, अपग्रेडिंग का काम किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल देखिए, चूंकि एनआरसी को लेकर के बहुत तमाम तरह की जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा, विवाद गिरा था, तो इसलिए फिलहाल उस प्रोसेस को फिर से असम में जारी किया जाए, इसको लेकर थोड़ी देर होगी। हालांकि शामिल उसको भी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इस एनपीआर से इसको दूर रखा गया है और पूरे देश में जो है इसके प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। आपको बता दूं कि जो क्लब करके देखा जा रहा है कि एनआरसी और एनपीआर कहीं ना कहीं समान है, तो आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एनआरसी में सिटीजनशिप को लेकर के बातें हैं कि कौन देश का सिटीजन है या कौन नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ लोगों की जानकारी जुटाई जाएगी। एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा कि आपके घर पे अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों की शैक्षणिक क्षमता क्या है, क्या आप रोजगार करते हैं, किस तरह का आपका कामकाज है। इससे क्या है कि सरकार को ये जानकारी होगी कि कितने लोग क्या करते हैं, किस तरह के रोजगार में वो लिप्त है या किस तरह की नौकरी करते हैं, कितने एजुकेशन है। इससे ये भी डेटा साफ पता चल पाएगा कि अगर कोई ग्रेजुएट है और वो अगर कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है तो ऐसा क्यों है। तो ये तमाम एक डेटा बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, जिससे सरकार जो है आगे कैसे लोगों तक फायदा पहुंचा सके, लोगों के हित में कोई जो योजनाएं हैं वो कैसे बनाया जा सके, इस डेटा के थ्रू किया जा सकता है। जी अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, जादवपुर यूनिवर्सिटी के तलबा ने एक बार फिर गवर्नर का रास्ता रोका। एहतजाजी तलबा ने गवर्नर के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। एहतजाजी तलबा ने गवर्नर को स्याह झंडे भी दिखाए। गवर्नर यूनिवर्सिटी के अहाते में जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर तलबा ने गवर्नर को अंदर नहीं जाने दिया।
be this kind of lawlessness. University authorities have to be little more. Can you listen to me rather than asking? Why don't you report? There is not a single student here. 30 people are holding hostage. Such an important program can't be held. It's a shame on the university management that they can't control their own employees. They have a whole host of rules to control them. They have a security system here. Not a single student is here. How can such a solemn occasion be so held? I am shocked and surprised that university administration is absolutely doing nothing at all. They must have control on their employees. They can visit employees with actions. We cannot allow such a system to be there. There cannot be complete lawlessness. There is a total collapse of rule of law. I am surprised why university is having such a security system. Why university can't control its employees? The students are waiting, the chancellor is waiting. No one is taking any action. It's a situation unheard of. बारामूला पुलिस ने जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले से ताल्लुक़ रखने वाले 5 नौजवानों को बचाया है। ये नौजवान बारामूला जिले के उड़ी इलाके से सरहद पार करने का इरादा रखते थे। एसएसपी बारामूला अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि 14 से 19 साल की उम्र के ये नौजवान 20 दिसंबर को उड़ी टाउन की एक होटल में देखे गए। पुलिस ने इनसे पूछताछ की। इनके इरादे जानने के बाद पुलिस ने इनकी मुनासिब काउंसलिंग और रहनुमाई की और बाद में इन नौजवानों को इनके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। एसएसपी बारामूला ने कहा कि पुलिस ने इन नौजवानों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया क्योंकि इससे इनका मुस्तकबिल दांव पर लग सकता था। इन नौजवानों को इस इक़दाम के लिए उकसाने वाले अहम साजिशी की शिनाख्त नौमान के तौर पर की गई। नौमान अभी मफरूर है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इन नौजवानों के वालिदैन ने कहा कि ट्यूशन सेंटर जाने का बहाना बनाकर ये नौजवान अपने घरों से निकले थे, लेकिन जब वो वापस नहीं लौटे तो पुलवामा पुलिस स्टेशन में इनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बारामूला उड़ी इस राह पर इसलिए निकली, ये हमारी गलत, सबसे पहले तो ये हमारी बचपना था और हमारी गलत फहमी थी, इसलिए हम इस रास्ते पर निकले। और हम तो ये अपना फ्यूचर ख़राब करना चाहते थे हमने, और पुलिस ने हमको ये सलाह दी कि आप अपना फ्यूचर बनाइए और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी तामीर करिए और अपने माँ बाप की खिदमत करिए, यही आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। तो आगे क्या रहेगा आपकी ज़िंदगी में? सर आगे मैं जब मैं घर जाऊँगा पहले तो मैं अपना एडमिशन करूँगा और बाद में अपनी ज़िंदगी तामीर करूँगा और मेरा मकसद है मैं नीट क्वालिफाई करके अपनी ज़िंदगी नए सिरे से तामीर करूँगा। बाकी नौजवानों को मैं यही सलाह देना क्या चाहता हूँ कि वो अपना फ्यूचर बनाए, ऐसे इन घटिया बातों में अपना वक्त बर्बाद और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद न करें। बना जाना कसम गसन इंसान मे बज खाली 2 बज बस वाला सुबह द्रोमुत मे नश 9:30 अद क्या लज पता ये रात वह शुक्रगुजार पुलिस महकमे अल्लाह ताला करना रहम। सरसरी जब इनसे पूछताछ की तो पता चला कि ये 5 लड़के यहाँ से निकले थे पाकिस्तान के लिए। जो इन्फॉर्मेशन हमसे इनसे मिली कि इनका एक और दोस्त था वहाँ पे जिसने इनको मोटिवेट किया था कि हम पार चले जाएंगे, हम LOC क्रॉस करेंगे। तो जो वो लड़का था जो मेन कॉन्स्पिरेटर था जिसकी शय पे ये सारे निकले थे, जो इनका टाइम प्रपोज किया था उन्होंने इसे 2 दिन पहले का 18 तारीख के आसपास का इनका बेसिक प्लान बना था निकलने का, लेकिन वो 18 तारीख 19 तारीख और 20 की तारीख को भी इनके पास नहीं आया। फिर उन्होंने डिसाइड किया अगर शायद उसको अब नहीं आना, अब हम खुद ही चलेंगे कैसे? तो इनमें से एक लड़का नासिर तजम्मुल इस्लाम जिसके पास एक ऑक्सफोर्ड का एटलस है, उसने बोला कि मैंने एटलस पढ़ा है, दरिया जहलिम के साथ चलेंगे तो हम पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। तो यही रूट उन्हें अडॉप्ट किया विदाउट एनी गाइड, क्योंकि आगे वो एरिया शुरू होता है जहाँ से विदाउट पास कोई सिविलियन नहीं जा सकता है। क्योंकि इनका एज ग्रुप बहुत कम है, 14 ईयर्स 15 ईयर्स मेजॉरिटी एक्सेप्ट 1 बॉय जो 19 ईयर्स का है। इनकी हमने काउंसलिंग यहाँ शुरू की कि वी डोंट वांट देम इम्प्लिकेट करना ऐसे नॉर्मल बच्चे को। अगर हम अभी 14 साल का बच्चा है, एज पर लॉ हमें इसको जुवेनाइल होम में भेजना है, अंडर रिमांड लेना है, लेकिन इनके फ्यूचर को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हमने ये सोचा, हमने अपने हायर अप्स को भी इसमें कॉन्फिडेंस में लिया है कि इन बच्चों को हम एक मौका देंगे सुधरने का।
ये बिल्कुल ऐसा कच्चा जहन है, अगर ये अभी गलत राह पे चल गए तो ये आगे बनकर एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी, एक बोझ बन जाएगी समाज पे। इसी को दिमाग में रखते हुए, समझ में रखते हमने यही डिसीजन लिया कि इनको हम पेरेंट्स के हवाले करेंगे, सो डैट कि इनको जो आगे फ्यूचर है, अब हमने देख लिया कि इस राह पे चलने से क्या आगे का अंजाम क्या होता है। कुलगाम जिले से वाबस्ता एक सरपंच को उसके इलाके में अच्छी कारकर्दगी के लिए जल संग्रह अवार्ड से नवाजा गया। विजय रैना नामी इस सरपंच को ये अवार्ड देही तरक्यात और पंचायती राज वजारत की तरफ से नई दिल्ली में दिया गया। उन्हें ये अवार्ड इलाके में आबपाशी नहर की वक्त पर तामीर के लिए दिया गया। रैना ने कहा कि ये अवार्ड मिलने से बाकी पंचों और सरपंचों में भी बेहतर काम करने का जज्बा पैदा होगा।